पुस्तक नए नए बिजनेस आइडिया नया भारत, लेखक एन रघुरामन। इस पुस्तक की पृष्ठभूमि 2019 नवंबर में जहां क्रिकेट की विराट दुनिया में छोटी सी पिंक बॉल नया अध्याय शुरू कर रही है, वहीं टेलीग्राम ऐप भी एक नया नैरेटिव बन रहा है। हालांकि मैसेजिंग वर्ल्ड में व्हाट्सएप 1.6 अरब मंथली एक्टिव यूजर्स के साथ अपना दबदबा बनाए हुए है, लेकिन स्टार्टअप और मध्यम आकार के उद्यमियों के लिए टेलीग्राम ज़्यादा उपयोगी है। 200 मिलियन ग्लोबल यूजर बेस वाली इस इनक्रिप्टेड सर्विस को भारत में काफ़ी पसंद किया जा रहा है और 65% की बढ़ोतरी के साथ यह 3 करोड़ यूजर्स तक पहुंच चुकी है। टेलीग्राफ मैसेजिंग सर्विस में व्हाट्सएप और स्नैपचैट दोनों की खूबियां है। सिक्योरिटी के साथ यह बहुत प्राइवेट और कई डिवाइसेज पर एक्सेस की जा सकती है। टेलीग्राम में ग्रुप मेंबर्स की संख्या और फाइल साइज पर भी कोई पाबंदी नहीं है और यही इसकी लोकप्रियता का कारण भी है। टेलीग्राम की एपीआई और बॉट क्षमता बिजनेस के लिए अनूठी सुविधा है, जिसमें संपर्क और डेटा एनालिटिक्स के जरिए यूजर्स के साथ जुड़ाव की गुणवत्ता बहुत बढ़ जाती है और ऐसी खूबी व्हाट्सएप में भी नहीं है। व्यवसाय की उन्नति हमेशा अपनी आंखें और कान खुली रखकर ही की जा सकती है। इस दुनिया में सफलता के शिखर तक पहुंचने के बाद कभी भी नीचे गिर सकते हैं और कभी भी अचानक से सुपर पावर भी बन सकते हैं, और यह हमेशा बिना किसी पूर्व सूचना के होता है। अपमान को प्रेरणा बनाना जीने की कला है। कोलकाता के 19 साल के कॉलेज छात्र मयंक भरतिया की गलती यह थी कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को गंभीरता से लिया। गत 3 अगस्त को मयंक गिरीश पार्क मेट्रो स्टेशन पर चॉकलेट का रैपर फेंकने के लिए कचरा पेटी की तलाश करता रहा। उसके स्थान पर अगर कोई और होता तो शायद दाएं बाएं देखकर चॉकलेट रैपर वहीं छोड़ देता, ताकि रैपर अपना रास्ता खुद तलाश ले। किंतु ईमानदार मयंक ने ऐसा नहीं किया। उसने स्टेशन मास्टर के ऑफिस के बाहर खाली बास्केट देखी जिसमें कुछ खाली कागज पड़े थे। उसने उसमें चॉकलेट रैपर डाल दिया। कौन सोच सकता है कि मेट्रो कर्मचारी इस पर नाराज हो सकता है। जैसे ही उसने ऐसा किया, 3 स्टेशन कर्मचारियों ने कहा कि उसकी हिम्मत कैसी हुई उनका डस्टबिन इस्तेमाल करने की। उसने सिर्फ यह जवाब दिया कि वह सिर्फ सामाजिक आचार व्यवहार का पालन करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी प्रधानमंत्री उम्मीद करते हैं। उसका गंभीर अपराध तो यह था कि उसने उन लोगों से सवाल पूछ लिया कि क्या स्टेशन पर कहीं पब्लिक डस्टबिन है जिसमें कचरा डाल सके। इस पर मेट्रो कर्मचारियों ने धमकाया कि अगर बहस की तो 500 रुपये का फाइन लगा देंगे। 2 और लोग आ गए उसे धमकाने के लिए। यह डस्टबिन सिर्फ मेट्रो कर्मचारियों के लिए है। बार बार ऐसा सुनकर मयंक बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कोलकाता मेट्रो ट्रेन 750 वोल्ट के पावर पर चलती है। प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर करंट के तारों से छू जाए तो चिंगारी और गहरा धुआं उठ सकता है। कचरे के कारण कई बार पहले भी सर्विस प्रभावित हो चुकी है। मयंक ने इस घटना से अपमानित महसूस किया और उसने मामला कई स्तरों पर उठाया। कहा कि रेलवे को सुरक्षा इंतजाम के पहले डस्टबिन जैसी मूलभूत चीज़ों का इंतजाम करना चाहिए। इसी तरह की परिस्थिति का सामना कर चुके महाराष्ट्र के लड़कों के एक ग्रुप ने मयंक से विपरीत रास्ता अपनाया। उन्होंने इनोवेटिव गार्बेज कलेक्टर बनाया। यह कचरा डालने पर उपहार में चॉकलेट देता है। डेवलपर्स ने इसे टेक बिन नाम दिया। लोनावाला हिल स्टेशन के म्यूनिसिपल काउंसिल के सदस्यों ने इस फैंसी बिन को ले लिया है। स्टेशन पर 7 डस्टबिन लगाए जा चुके हैं। इस साल 1 से 5 सितंबर तक चले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में इस डस्टबिन का उद्घाटन हुआ है। ये डस्टबिन काउंसिल को मुफ्त दिए गए हैं, जबकि टीम की प्रति बिन 45,000 रुपये लागत आई है। डस्टबिन के ऊपरी हिस्से में लगे विज्ञापन से रेवेन्यू आएगा। फिल्म फेस्टिवल के आयोजकों ने ही सबसे पहले विज्ञापन दिए। गणेश जाधव और अभिजीत देवकर दोनों 28 साल के हैं और मुंबई से हैं। इन्होंने साल भर पहले डस्टबिन पर काम शुरू किया था।
गणेश मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट है और अभिजीत ने होटल मैनेजमेंट में डिग्री ली है। चूँकि दोनों का ही बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी का नहीं था, इसलिए प्रोटोइप मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन पर काम करता है। इसे गूगल मैप जीपीएस के जरिए खोजा जा सकता है। जैसे ही यूजर टेकबीन के पास आएगा, डस्टबिन पर लगे क्यूआर कोड को मोबाइल ऐप से स्कैन करने के बाद यूजर को फ्री कूपन मिलेगा। अगर यूजर लकी रहा और कचरे को सेंसर ने डिटेक्ट कर लिया तो उसे फ्री चॉकलेट भी मिल सकता है। चॉकलेट के पीछे की तरफ यूजर को लकी कोड भी मिलेगा, जिसे ऐप पर टाइप करने से और भी उत्साहवर्धक पुरस्कार मिल सकते हैं। ठाणे नगर पालिका ने भी इसमें रुचि दिखाई है। फंडा यह है कि अपमान से खुद को नुकसान पहुंचाने के स्थान पर इनोवेशन में बदलना जीने की कला है। ऐसे मिलते हैं समस्या दूर करने के सर्जिकल स्ट्राइक। पिछले 36 घंटों में ज़्यादातर भारतीयों को मालूम हो गया है कि सर्जिकल स्ट्राइक किसी ऐसे स्थान पर विशेष सैन्य टुकड़ियों अथवा कमांडो द्वारा की गई अचूक कार्रवाई होती है, जिसके बारे में विस्तृत खुफिया जानकारी पहले ही एकत्रित कर ली जाती है। आमतौर पर एक छोटी टीम दुश्मन को भौचक्का करके तेज रफ्तार से ऐसा अभियान अंजाम देकर आधार स्थल पर लौट जाती है। आतंकी शिविर सेना के लिए लगातार बनी हुई समस्या थी और इसलिए यह रणनीति अपनाई गई। भ्रष्टाचार की सतत समस्या से परेशान रोजमर्रा के जीवन में इस अचूक कार्रवाई पर आधारित सैन्य रणनीति का इस्तेमाल बहुत ही दुर्लभ है। मिलिए उद्योगपति दिनेश पगड़िया से, जिन्होंने यह रणनीति बेंगलुरु में अपने महलनुमा आवास के निर्माण में अपनाई। मकान बनाने में उन्हें पानी बिजली की ज़रूरत थी। उनके अपने कुएं से पहली ज़रूरत तो पूरी हुई, दूसरी ज़रूरत थोड़ा कठिन मामला था। अतः उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई, जहां निर्माण पूरा होने के बाद अपनी छत पर सौर इकाइयां लगाना आम है। पगड़िया ने साल भर पहले खाली प्लॉट पर सौर इकाइयां लगाई और फिर नींव डालने से शुरुआत करते हुए निर्माण पर आगे बढ़े। काम आगे बढ़ने के साथ न सिर्फ वे सौर इकाई के ऊपर ले गए, बल्कि उसकी क्षमता को भी बढ़ाते गए। इस तरह उन्होंने अपने 60 गुना 80 के प्लॉट पर निर्माण हेतु अस्थायी कनेक्शन के लिए स्थानीय बिजली कंपनी को दिए जाने वाले 8 लाख रुपये बचा लिए। फिर पगड़िया ने सौर पैनल में पतली फिल्मों का इस्तेमाल किया, जो धुंधली रोशनी या घने बादलों के होते हुए भी पूरा विद्युत उत्पादन करती है। इस प्रकार अब तक व्यावसायिक और बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली पतली फिल्म वाले सौर पैनल घरेलू रूफटॉप पर भी इस्तेमाल होने लगे हैं। शुरुआत में नींव डालने के काम में इंजीनियरों ने छोटा 4 किलोवाट का प्लांट निर्माण स्थल पर लगाया। काम बढ़ने के साथ इंजीनियरों ने न सिर्फ इकाई की क्षमता बढ़ाई, बल्कि उसे उचित आकार भी देते गए, ताकि पगड़िया को जिंदगी भर किसी सप्लायर से बिजली का कनेक्शन लेने की जरूरत न पड़े। चुनौती पर काबू पाने के लिए पगड़िया ने जापान के CIS सेलों से बनी पतली फिल्म वाले पैनल मंगवाए। जहां परंपरागत PV सौर पैनल 6,000 रुपये का पड़ता है, तो पतली फिल्म वाला पैनल 7,000 रुपये का पड़ता है। PV पैनल पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने पर ही बिजली बनती है, जबकि पतली फिल्म वाले पैनल पो फटने के साथ जो धुंधली रोशनी आती है, उसी में बिजली उत्पादन शुरू कर देते हैं। निर्माण में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को लेकर संदेह करने वाले इंजीनियरों व वास्तुकारों के सामने पगड़िया ने सौर ऊर्जा को दोहन का नया उदाहरण पेश कर जिंदगी में कुछ एजेंसियों की भूमिका को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। 133 पैनल मिलकर दिन भर में 80 यूनिट बिजली पैदा करते हैं। बिजली की खपत पर आधारित उनके अनुमान के मुताबिक सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, बोरवेल, 5 हॉर्स पावर की मोटर और अन्य बिजली के उपकरण की अधिकतम खपत 10 से 20 यूनिट प्रतिदिन होगी। जहां सौर ऊर्जा पर खर्च 8 लाख रुपये के निवेश का काफ़ी हिस्सा वसूल हो गया है और बाद में जब परिवार दिवाली के दिनों में मकान में रहने आ जाएगा तो शेष उपयोग मुक्त ही होगा। हाल ही में भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी विवाद हुआ और हास्य कलाकार कपिल शर्मा ने आक्रामक ट्वीट करके
इसमें प्रधानमंत्री को भी घसीट लिया और व्यापक रोष के शिकार बने। इसे कौन भूल सकता है। फंडा यह है कि परिपक्वता आने पर व्यक्ति में सर्जिकल स्ट्राइक से जीवन के किसी भी समस्या को निपटाने का साहस जाग जाता है। व्यवसाय शुरू करने से पहले 2 प्रश्न पूछिए। प्रश्न 1, स्टार्टअप मार्केट में ऐप्स का सैलाब आया हुआ है और किसी के लिए भी तब तक ध्यान आकर्षित करना संभव नहीं है जब तक कि वे ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो जो दूसरे न कर सकते हो। यह विचार फैशन से जुड़े बिजनेस आइडिया पर खास तौर पर लागू होता है। फैशन बहुत तेज़ी से बदलता है। आपको पता नहीं होता कि फैशन अपनाने वाले लोगों की बदलती ज़रूरतों की कसौटी पर कौन सी चीज़ खरी उतरेगी, किंतु फैशन उद्योग के बारे में धारणा है कि यह उन्हें ही सेवा देता है जिनके पास भरपूर पैसा हो। बचपन से ही सुजायत अली के पिता अपने बेटे के फैशन के अजीब सेंस या शायद उसके अभाव पर टिप्पणी करते रहते थे। अली का फैशन पूरी तरह उनकी क्षमता और उनके पर्स की मोटाई पर आधारित थी। उनका मानना है कि जब लैपटॉप खरीदने के लिए किसी को डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है, तो अपने कपड़े खरीदने के लिए फैशन एक्सपर्ट होना क्यों ज़रूरी होना चाहिए। उनके मुताबिक फैशन में शरीर का प्रकार, त्वचा का रंग, जीवन शैली और सबसे बड़ा बात बजट का ध्यान रखा जाना चाहिए। एक तो यह विश्वास और दूसरे हैदराबाद स्थित प्रतिष्ठित इंडियन बिजनेस स्कूल के व्यवसाय प्रबंधन में डिग्री से लैस अली ने नवीनता कृष्णन के साथ ई-कॉमर्स फैशन रिटेलर वूनिक शुरू किया। यह ऐप किसी कस्टमर व टेलर की स्टाइल व प्राथमिकता संबंधित सिफारिशें ध्यान में लेता है ताकि वह बजट के अनुरूप भी रहे। वूनिक के पहले फैशन की दुनिया में समाज के समृद्ध तबके का प्रभुत्व था और बजट को लेकर सतर्क वर्ग उपेक्षित ही रह जाता। उनके इस विचार को एक टीवी कार्यक्रम से 3.4 करोड़ रुपये का पुरस्कार मिला और फिर 143 करोड़ रुपये की फंडिंग, जिससे उन्होंने 5 प्रमुख डिजाइनर और बुटीक का अधिग्रहण किया और चर्चा में आ गए। पहला प्रश्न यह है कि कंपनी के रूप में आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। प्रश्न 2, 22 साल की उम्र में जब अजहर इकबाल दिल्ली IIT में थे तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर युवा 3-4 पंक्तियाँ पढ़ने के बाद अखबार पढ़ना बंद कर देते हैं। उन्हें विचार आया कि क्यों न ऐसा कुछ लाया जाए जो वही जानकारी 4 पंक्तियों अथवा करीब 60 शब्दों में दे। उन्होंने और बैचमेट अनुनय अरुणव ने IIT छोड़कर IIT खड़गपुर के दोस्त दीपक पुरकाश के साथ न्यूज़ इन शॉर्ट्स को 2013 में फेसबुक पेज के रूप में शुरू किया। जल्द ही इसे टी लैब का संरक्षण मिला और फ्लिपकार्ट के संस्थापकों ने इसमें निवेश किया। कुछ और निवेशक आए। कंपनी ने 2015 में नाम बदलकर इनशॉर्ट्स कर लिया। ऐप बनाया गया। फंड जुटाने के लिए दौर हुए और आखिरकार अब तक इसे 50 लाख डाउनलोड मिले हैं और अब हर माह 1 अरब पेज व्यू मिल रहे हैं। इसे उन 5 न्यूज़ ऐप में गिना जा रहा है जिन्हें वे लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके पास अपने काम के बाद देने के लिए बहुत ही कम समय है। इन शॉर्ट का हिंदी रूप जारी हो चुका है और भी भाषाओं के वर्जन जारी होने वाले हैं। अब यह कंपनी ठीक वही समस्या सुलझाने की कोशिश कर रही है जिसे कॉलेज के दिनों में अजहर ने देखा था और समाधान देने का प्रयत्न किया था। यह ऐसा मुद्दा था जो किसी खास आयु समूह से संबंधित था। तो बिजनेस शुरू करने से पहले पूछा जाने वाला दूसरा प्रश्न है कि यूजर की मुख्य समस्या क्या है और नया बिजनेस आइडिया उसे कैसे सुलझाएगा। फंडा यह है कि यदि इन 2 प्रश्नों के सही उत्तर दे सके तो पार्टी का वक्त आ गया है और यदि नहीं दे सकते तो जाइए और उत्तर खोजिए। वैश्विक आइडिया लेकर स्थानीय स्तर पर आजमाएं। तमिल और मलयालम में आवास रांगल का मतलब ऐसे लोगों का समूह होता है जो हमेशा जल्दी में होते हैं। केरल में पिछले 1 हफ्ते के दौरान मैं इन युवा आवास रांगल से मिला जो उद्यमी बनने की जल्दी में है। यह ट्रेंड 4 दशक पहले के चलने से काफ़ी मिलता है जब हर मलयाली खाड़ी में कोई जॉब पाना चाहता था। आखिर मलयाली
बाहरी के देशों में सबसे बड़ा श्रम बल समूह बनकर उभरे। परंतु मुझे लगा नहीं था कि मैं आवास रांगल नामक फेसबुक पेज के निर्माता से मिलूंगा। यह पेज उन लोगों के लिए है जो बहुत जल्दी कम उम्र में ही जॉब पाना चाहते हैं। फरवरी 2016 में एक वेबसाइट www.forajob शुरू की गई, जिसने 4 लाख लोगों को आकर्षित किया। 30 कंपनियों ने इस वेबसाइट के जरिए भर्ती करने के लिए सहमति दी है। आज की तारीख में उनके पास जो रेज्यूम उपलब्ध है उनमें जॉब के 6000 गंभीर दावेदार है। दरअसल यह कंपनी Naukri.com का लघु रूप है। अब जानिए यह आइडिया कैसे जन्मा। पिछले साल के मध्य में नेस्ट इंफोटेक केरल के नामालुम के से छोटे शहर कालामसेरी में युवा आईटी पेशेवर को चुनने के लिए आई, जिसे 100 लोग चाहिए थे। 24 वर्षीय बिंटो मैथ्यू ने भी आवेदन दिया और कोशिश की कि अपॉइंटमेंट वाले दिन उनका इंटरव्यू हो जाए। इंटरव्यू की प्रक्रिया जल्दी सुबह शुरू हो गई। शाम होते होते अधिकारी सिर्फ 1000 लोगों के इंटरव्यू ले पाए, जबकि बाहर तब भी 2000 लोग कतार में खड़े थे। कंपनी के अधिकारी बाहर आए और प्रत्याशियों से कहा कि वे अपना रेज्यूम देकर जाएं। उन्होंने वादा किया कि वे उन पर गौर कर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। मैथ्यू को वहां एक संभावना नजर आई। उन्होंने महसूस किया कि कुछ रिक्त पद भरने के लिए कई कंपनियों को सैकड़ों आवेदनों को देखना पड़ता है और कई बार तो इनकी संख्या हजारों तक पहुंच जाती है। इसमें वक्त लगता है और यह लागत की दृष्टि से भी कंपनियों के अनुकूल नहीं है। मैथ्यू ने एक प्रक्रिया बनाई और समान ज़रूरतों वाली कंपनियों से एक कंसोर्टियम बनाने के लिए संपर्क किया, ताकि राज्य स्तरीय टेस्ट लेकर उसके मुताबिक लोगों की भर्ती की जा सके। आइडिया को अच्छा रिस्पांस मिला और कंपनियों ने मैथ्यू को यह काम देने पर सहमति दिखाई। मैथ्यू ने अपने दोस्त सीए अफजल के साथ मिलकर एफबिन नाम से कंपनी खोली, जो दोनों के नामों के पहले अक्षरों का मेल है। कंपनी तब बनाई जब वे खुद छात्र थे, नौकरी ढूंढ रहे थे और कंपनी लॉन्च करने के लिए उनके पास पैसा भी नहीं था। उन्होंने हर सेमेस्टर का सिलेबस छपवाया। उसके दूसरी ओर उनके शहर में कैंपस भर्ती के लिए आने वाली विभिन्न कंपनियों की जानकारी छापी और उन्हें सारे कॉलेजों में वितरित कर दिया। अब उनके पास 30 कंपनियों का काम है, तो वे वेबसाइट को पूरी तरह बदलकर नया रूप दे रहे हैं। वेबसाइट का नया अवतार दिसंबर 2016 में जारी होगा, ताकि 2017 तक कंपनियों की संख्या 3 आंकड़ों में ले जा सके। स्थानीय भाषा, कॉलेज, उनकी गुणवत्ता, प्रत्याशियों की विशेषताएं और खामियां जानने के अलावा स्थानीय आदतों से वाकिफ होने में विशेषज्ञता होने के कारण एफबिन उस छोटे शहर से युवा व प्रतिभावान युवाओं की भर्ती के लिए पसंदीदा कंपनी हो गई है। बहुत थोड़े लोगों के साथ जिंदगी परिकथा जैसे मोड़ लेती है। आप खुद नौकरी ढूंढ रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और इंटरव्यू के बाद आप कंपनी शुरू करने का आइडिया लेकर लौटते हैं, जो अन्य लोगों को नौकरी की पेशकश करती है। कितनी अद्भुत बात है, नहीं? फंडा यह है कि ग्लोबल विचार उठाएं और स्थानीय स्तर पर आजमाएं, उन्हें सेवाएं देने के लिए जो अभी मुख्य धारा का हिस्सा नहीं है। सोशल नेटवर्क से लॉटरी न खेलें, बिजनेस खड़ा करें। 2 दिन पहले की अंतिम गणना के मुताबिक 44,000 युवतियों ने मैसेज भेजकर लालू प्रसाद यादव के 26 वर्षीय पुत्र तेजस्वी यादव से विवाह की इच्छा जाहिर की है। यह सिर्फ बिहार की युवतियां ही नहीं है, बल्कि व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजने वाली दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ अन्य राज्यों की युवतियां भी हैं। आप सोच सकते हैं कि इसमें गलत क्या है। प्रभावशाली परिवार को तो बड़ी संख्या में ऐसे प्रस्ताव मिलेंगे ही, लेकिन मुद्दा यह है कि ये प्रस्ताव व्हाट्सएप मैसेज के रूप में सरकारी टेलीफोन पर आए हैं। उप मुख्यमंत्री होने के साथ बिहार के सड़क निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने जून में व्हाट्सएप नंबर 9470013446 जारी कर लोगों से सड़कों से संबंधित शिकायत भेजने का आग्रह किया था, लेकिन प्राप्त 47,000 संदेशों में 44,000 तो विवाह प्रस्ताव ही है। जहां कुछ युवतियों ने तत्काल प्रसिद्ध और धनी बनने की जिंदगी की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल किया, वहीं तमिलनाडु के तिरुचि की इन 2 महिलाएं व्यवसायियों से मिली, जिन्होंने अपने सोशल नेटवर्किंग फेसबुक पेजों का उपयोग आर्थिक स्वतंत्रता
के अपने सपने को साकार करने में किया। 23 साल की उम्र में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाली सुभिक्षा राजशेखर अब तक हेडफोन्स की जोड़ी के साथ किसी कॉल सेंटर में आराम से सेटल हो गई होती, किंतु कुछ अलग करने की चाहत में वे बिजनेस चलाकर आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहती थी। जून 2015 में उन्होंने अपना फेसबुक पेज ब्यूटी क्विल्स एंड कोरल बुटीक शुरू किया ताकि रेशम और पेपर क्विलिंग से बनी फैशन एक्सेसरी बेची जा सके। सुभिक्षा को जल्दी ही ध्यान में आ गया कि मार्केट में वाजिब दाम की अच्छी क्वालिटी के ड्रेस मटेरियल व साड़ियों की अच्छी मांग है। इवेंट मैनेजमेंट, खासतौर पर पारिवारिक कार्यक्रमों में आए उछाल ने उन्हें यूनिफॉर्म, साड़ी और फुटवेयर व रिटर्न गिफ्ट के थोक ऑर्डर जैसे विकल्पों में किस्मत आजमाने का मौका दिया। शुरुआत में तो उन्हें अपने ही मित्रों के सर्कल में से ऑर्डर मिले, लेकिन आज उनके ग्राहकों में ज़्यादातर ऐसी प्रौढ़ और पेशेवर महिलाएं हैं जो रोज़ पहने जाने वाले ट्रेंडी परिधान व कॉटन साड़ियों के अलावा बाहरी सजावट वाले प्रोडक्ट की तलाश में रहती है। वे स्थानीय बुटीक को भी कमीशन पर कपड़े सप्लाई करती है। इस वक्त वे 5 राज्यों के 12 शहरों के 17 सप्लायरों से डील कर रही है। चूँकि अपने फेसबुक पेज को सपोर्ट देने के लिए उनके पास सीमेंट से बना स्टोर नहीं है, सुभिक्षा पहले कस्टमर से पैसा ले लेती है और फिर उनके लिए स्टॉक डिजाइन करती है। व्हाट्सएप और फेसबुक उनके पसंदीदा संपर्क के माध्यम है। उनकी एक ही महत्वाकांक्षा दुनिया को यह बताने की थी कि युवा हमेशा ही सोशल मीडिया में वक्त बर्बाद नहीं करते। कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री के बाद 27 वर्षीय कालेबानी विजया राघवन कस्टमर ज्वेलर बन गई। वे हमेशा से ऐसा कुछ करना चाहती थी जो रचनात्मक रूप से संतोषजनक हो और शादी होने के बाद भी उसे आसानी से चला सके। उनके फेसबुक पेज कलाई.डिजाइन पर कई नोटिस है जिसमें विजिटर को वहां लगे रेशम के धागे से बने अलंकारों के फोटो चोरी करने के खिलाफ चेतावनी दी गई है। संभव है कि अपने लाखों रुपये स्वर्ण आभूषणों पर खर्च किए हो जो आपकी पोशाक के अनुकूल ना हो, किंतु रेशम के धागों से बनी एक्सेसरी कुछ 100 रुपये में पड़ती है और उन्हें किसी भी रंग में बनाया जा सकता है। स्वाभाविक है कि कीमत और मैचिंग मुख्य आकर्षण है। आज उनके पास थोक में ऑर्डर है और दस्तकारों का छोटा सा नेटवर्क भी, जो उनके परिश्रम के भार को कम करता है। उनके प्रोडक्ट अमेरिका, डेनमार्क और ब्रिटेन में भेजे जाते हैं और दुबई शॉपिंग एक्सपो जैसी प्रदर्शनियों में भी वे भाग लेती है। वे कस्टमाइज पैकिंग ऑफर करती है और माल की डिलीवरी के लिए देसी विदेशी कुरियर कंपनियों से उनका करार है। फंडा यह है कि सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल जिंदगी में लॉटरी का खेल खेलने में या बिजनेस की मजबूत नींव रखने में किया जा सकता है। यह पूरी तरह आप पर निर्भर है। टेक्नोलॉजी और आधुनिक विचारों से बनेगा भविष्य। ज़्यादातर माताओं के व्यंजन लजीज होते हैं, लेकिन उनके बच्चे शायद ही उन्हें कभी शेफ कहते हैं। वे हमेशा कहते हैं, मेरी माँ ग्रेट कुक है। वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन यदि बच्चों के अलावा बाहर के व्यक्ति से आप शेफ कहलाना चाहती है तो पहली शर्त यह है कि आपका किचन सुपर क्लीन होना चाहिए, जो FSSAI द्वारा मान्य सारे मानकों पर खरा उतरे। 7 महिलाओं ने मिस शेफ नामक ऐप के जरिए गृहिणियों को सशक्त बनाने का अपना बिजनेस बनाया है। इसके जरिए महिलाओं के कुकिंग स्किल का फ़ायदेमंद उपयोग किया जाएगा। उन्होंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में तास्या नाम की स्टार्टअप शुरू की है, जो घर का बना स्वास्थ्यकर भोजन चाहने वालों को गृहिणियों द्वारा बनाए भोजन पहुंचाएगी। आप www.masschef.in के जरिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर भोजन का ऑर्डर दे सकते हैं। तास्या महिलाओं को मेन्यू, स्वाद, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा पर मार्गदर्शन करती है। शाकाहारी मोर्चे पर ऑर्गेनिक भोजन और दवा के रूप में भोजन परोसने में माहिर ग्रेट शेफ है। नॉनवेज स्पेशलिस्ट शेफ हैदराबादी चिकन बिरयानी से लेकर केरल की फिश करी तक की वैरायटी पेश करती है। ऐसी गृहिणियाँ भी हैं जो इटालियन और मैक्सिकन डिशेज में भी कुलिनरी कमाल दिखाती है। लाजवाब स्नैक्स तैयार करने वाली कुशल शेफ भी है। शेफ खुद तय करती है कि वे दिन में कितनी डिश बनाना चाहती है।
आईटी कंपनी की सीईओ रसेल प्रेमनाथ, वेडिंग प्लानर रेशमा श्रीजय, शिफा अरशद और डेस्टिंग शशिकला सत्यमूर्ति और इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म चलाने वाली तारा प्रसाद उन 7 उद्यमों में शामिल है जिनका स्पष्ट मिशन है कि गृहिणियों के सार्थक संवाद करके जंक फूड को बाहर करें और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएं। उनका लक्ष्य है कि वे 2020 तक आर्थिक रूप से सक्षम महिलाओं की संख्या को 1 करोड़ तक ले जाएं और यह वे सिर्फ एक ऐप के जरिए करने का भरोसा रखती है। इस ग्रुप में मिस शेफ बनना आसान नहीं है। इंटरव्यू के कई दौर से गुजरना होता है। फूड कंसल्टेंट फूड और किचन ऑडिट करते हैं, फिर प्लांट यानी आपके किचन की विजिट होती है। पारखी निगाहें जान जाती है कि आपकी ज़िंदगी के तरीके में स्वच्छता है या निरीक्षण के लिए तत्काल सफाई की गई है। ज़्यादातर महिलाएं गंदे किचन के कारण खारिज कर दी जाती हैं। आपको यदि प्रवेश मिल जाता है तो वह कुकिंग को आपके जुनून के कारण ग्राहक देखते हैं कि हर शेफ किसी खास व्यंजन की कितनी डिश का ऑर्डर लेने को तैयार है और उस हिसाब से वे ऐप पर अपना ऑर्डर देते हैं जो सीधा शेफ के किचन तक पहुंचती है। इससे ग्राहक को उचित ढंग से ऑर्डर देने में मदद मिलती है, जबकि तासिया की टीमें उन्हें होम डिलीवरी में मदद करती है। उनके पास बुजुर्ग शेफ भी है जो मिठाइयाँ उस तरह बनाती है जैसे हमारी दादी नानी बनाया करती थी। उनके बच्चे अब विदेश में बस गए हैं और इस तरह मिठाइयाँ बनाकर खिलाने की उनकी हसरत पूरी हो जाती है। दीपावली आ गई है तो ऐप का इस्तेमाल कर उन्हें मोटे अनाज से बनी मिठाइयों का ऑर्डर दिया जा सकता है। तास्या ने कामकाजी युगल के लिए एक और सेवा शुरू की है। वह है बच्चों के स्कूल से आने के बाद घर पर भोजन पहुंचाने की। कंपनी सुनिश्चित करती है कि डिलीवरी बिल्कुल सुरक्षित हो। इसके सदस्य हर सोमवार को मिलकर नए आइडिया पर विचार विमर्श करते हैं। फंडा यह है कि आधुनिक विचारों से संचालित टेक्नोलॉजी से ही नया भविष्य साकार कर दुनिया में दिखाई देने वाला बदलाव लाया जा सकता है। शहरों से दूर सेहतमंद जिंदगी खोज रहे हैं लोग। स्टोरी 1। वर्ष 1990 से 2000 के दशक में यह आईटी युगल अमेरिका में था। सैलरी अच्छी थी, इतने कि दुनिया भर की अच्छी सुख सुविधाएं हासिल थी और उस देश में मौजूद पोषक तत्वों से भरी सब्जियां और फल भी। जब उन्होंने बेहतरी के लिए फिर भारत आने का फैसला किया तो सिर्फ अच्छे ताज़े सलाद की कमी महसूस हुई जो यहाँ आसानी से उपलब्ध नहीं था। इसलिए 2006 में उन्होंने जब कॉरपोरेट से हटकर खेती की ओर रुख किया तो कारण बिजनेस नहीं था, बल्कि यह था कि ताज़ा सब्जियां खाने के लिए मिल सकेगी जो तंदुरुस्त बनाए रखेगी। अपने किचन के लिए पर्याप्त सब्जियां मिलती रहेगी। यह सोचकर उन्होंने एक छोटे पैतृक प्लॉट में सब्जियों और जड़ी बूटियों की खेती शुरू की, लेकिन इससे उन्हें इतनी अच्छी सफलता मिली कि इसे बिजनेस ही बना लिया। 2010 में शुरुआत करने के लिए 10 एकड़ ज़मीन ससवाड में ले ली। महाराष्ट्र के पुणे जिले का यह म्यूनिसिपल काउंसिल शहर काराहा नदी के तट पर बसा है। यहाँ काफ़ी पुराना ट्रेड रूट भी है जो तटीय कोंकण पोर्ट को दक्षिण के पठार के आंतरिक भागों से जोड़ता है। सिर्फ 10 वर्ष में ही इस युगल के पास ग्राहकों की लंबी सूची हो गई है। इसमें मुंबई और गुड़गांव के ओबेरॉय होटल और रिजॉर्ट होटल, गोवा का ग्रैंड हयात और रिजॉर्ट होटल और पुणे का वेस्टिन और जेट ब्लू मैरियट शामिल है। साथ ही मुंबई के आला रेस्तरां जैसे खार का द कॉर्नर हाउस, महालक्ष्मी में मास्क्यू, मालवार हिल का कैंटोनीज किचन, ओलिवर बार एंड किचन, बांद्रा का सॉल्ट वाटर कैफ़े भी है। इन जगहों पर सहर्ष इनकी उपज का इस्तेमाल होता है। गोदरेज नेचर्स बास्केट भी इनके प्रोडक्ट को रिटेल करती है। मिलिए सनमित्रा पंढरपुर 45 वर्ष और अमृता चौधरी 42 वर्ष से, जिनकी जिंदगी पिछले एक दशक से अस्थायी कृषक जैसी हो गई है और आईटी से अब इनका नाता पूरी तरह खत्म हो गया है। वे मोटे परंपरागत टमाटर, मैक्सिकन खीरा, आइसबर्ग सलाद, बेबी स्पिंच, बेबी बीट्स के अलावा गाजर से लेकर सरसों और सूरजमुखी तक उगाते हैं। इसके अलावा बेबी रुकोला, वाइल्ड अरुगुला, मालाबार स्पिंच, गोभी, लाल और
पीली मिर्च सहित ऐसी कई सब्जियां उगाते हैं जो अमीर और सेहत के प्रति जागरूक लोग हमेशा मांगते हैं। ये लगातार अपने अनुभव के आधार पर बाजार में उभरते ट्रेंड का अध्ययन करते हैं और अधिक से अधिक पोषक फूड की तलाश में रहते हैं। स्टोरी 2। जब रोशन बेजायपुर को यह एहसास हुआ कि कठोर कॉरपोरेट जीवन उनके लिए नहीं है, तो उन्होंने वह किया जिसका अधिकांश आईटी कर्मचारी सिर्फ सपना ही देखते हैं, नौकरी छोड़ दो, अपने घर लौट जाऊं और खेती करूं। बेंगलुरु के 39 साल के ये पूर्व आईटी इंजीनियर आज कर्नाटक में बागलकोट जिले में कृष्णा नदी के तट पर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। वे अपने खेत में गेंदा और गन्ने की उपज लेते हैं। आमतौर पर अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए फ़ोटो और कीमत के साथ व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ही घंटों में प्रोडक्ट बिक जाता है और खेत से उठा लिया जाता है। सामान बेचने के लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से बिचौलिए और दलाल पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। रोशन कई सालों तक आईटी इंडस्ट्री में रहे। लंबे समय तक कंप्यूटर और एयर कंडीशनर के संपर्क में रहने से वे ड्राई आइज से पीड़ित हो गए। कभी कभी तो उनकी आंखें पूरे पूरे दिन खुलती ही नहीं थी। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ने और खेती करने का फैसला किया। हालांकि ऊंचे वेतन वाले जॉब को छोड़ने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन आज उन्हें अपने इस फैसले पर कोई अफसोस नहीं है। फंडा यह है कि लोग शहरी भौतिकवादी जिंदगी से दूर सेहतमंद तरीके से समृद्धि के तरीके खोज रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। नज़र रखें कि कहां बदल रहा है बिजनेस का चोला। स्टोरी 1। पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर की यात्रा कर रहे लोगों के लिए किचन टूरिज्म नया शब्द है। एक नियत दिन विदेशी पर्यटक वाइल्ड ग्रास रेस्तरां पहुंचते हैं। यह इको फ्रेंडली रेस्तरां युगव्रतकार चलाते हैं। जो लोग इस सेशन में हिस्सा लेते हैं वे स्थानीय कुकिंग के तरीकों को गहराई से देख सकते हैं। शुरुआत सुबह 9 बजे होती है और दोपहर 2 बजे इसका समापन होता है। सेशन शुरू होता है स्थानीय बाजार में जाकर सामान खरीदने से। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल की बजाय पर्यटक स्थानीय दुकानों से खरीदारी करते हैं। लौटने पर मुलाकात होती है खाना बनाने वाले शेफ से। पहले स्थानीय जड़ी बूटियों से मसाला चाय बनाई जाती है। इसके बाद पौष्टिक खाना बनाना सीखने की शुरुआत होती है। इसमें कम से कम 5 उड़िया डिश होती है। अगर किसी पर्यटक ने किसी उड़िया डिश के बारे में सुना हो तो शेफ उसे यह बनाना भी सिखाते हैं। हाल ही में शुरू किए गए इस एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म ने अब तक 60 विदेशियों को आकर्षित किया है। साथ ही कई भारतीय पर्यटक भी आए हैं जो उड़िया डिश बनाना सीखना चाहते हैं। पर्यटन का यह प्रयोग तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इस शब्द की चर्चा इंटरनेशनल टूरिज्म सर्किट में भी है। स्थानीय और आदिवासी लोग बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पहल का हिस्सा बन रहे हैं। उन्हें आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। स्टोरी 2। इस साल नवंबर के अंत में आपको अपने आसपास के ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में अपनी भाषा में जानकारी मिलने लगेगी। ज़रूरत होगी सिर्फ मोबाइल फ़ोन की। साथ ही आप अपने पसंद का फूड खोज सकते हैं। हेरिटेज वॉक पर जा सकते हैं, पब जा सकते हैं, साइकिल टूर भी प्लान कर सकते हैं। यह सब भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में संभव हो पाया है। वहाँ एक मोबाइल ऐप लॉन्च हो रहा है जो टूर गाइड्स पर पर्यटकों की निर्भरता खत्म करेगा। इस टूरिज्म प्रोजेक्ट की सेवा प्रदाता एजेंसी है कर्नाटक राज्य पर्यटन विभाग। विभाग ने 127 अर्जियों में से 12 स्टार्टअप्स को चुना है जो इस नए टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए काम करेंगे। विभाग का पूरा भरोसा है कि नई तकनीक लोगों को यह बताने का सबसे आसान तरीका है कहाँ जाना है और किस चीज़ को कहाँ तलाशना है। इस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए 2.5 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस प्रोग्राम में एक ऐप डाउनलोड करने के बाद यूज़र अपने स्मार्टफोन कैमरे को जिस भी हेरिटेज स्ट्रक्चर पर स्टैच्यू की ओर पॉइंट करेगा उसके बारे में पूरी प्रासंगिक जानकारी सामने आ जाएगी। जबकि एक अन्य विकल्प में इसी ऐप का फूड सेक्शन शहर के लजीज भोजन के बारे में जानकारी देगा। विशेष रूप से तैयार की गई पैदल ट्रिप्स से वास्तविकता का एहसास होगा कि
शहर के कौन से स्थान की क्या विशेषता है? पब आधुनिक इटरी की सैर और कला व थिएटर देखने के लिए यात्रा साइकिल सर्किट होगा। इसके लिए 2 पहिया वाहन किराए पर मिलेंगे। आईटी सिटी रोजगार के अवसरों के कारण कई राज्यों के लोगों का ठिकाना है। फिर भी साइकिल सर्किट स्थानीय लोगों में भी पॉपुलर होता जा रहा है। स्थानीय लोग आईटी कंपनियों और टेक स्टार्टअप्स देखने के लिए पेडलिंग ट्रिप पर निकलते हैं। इन स्टार्टअप्स ने शहर के ग्लोबल पहचान दी है। पर्यटक यह भी देख सकते हैं कि कैसे ई कॉमर्स कंपनियां काम करती है और ऑर्डर डिस्पैच करती है। ऐप में शहर का हर स्टैच्यू कवर किया गया है, साथ ही सभी बड़ी इमारतों का भी शुमार है। इसमें टीपू ट्रेल तक शामिल है। यह सब विजिटर को शहर से परिचित कराने का हिस्सा है। फंडा यह है कि आपको हमेशा नज़र रखनी होती है कि कैसे बिजनेस चोला बदल रहा है, ताकि आप खुद को उस तरह बदल सके। भविष्य में सेल फोन जारी करेगा आपका चरित्र प्रमाण पत्र। 86% भारतीय करेंसी मूल्य के आधार पर के रातों रात अवैध हो जाने और देश के 2,02,000 एटीएम से पैसे न निकल पाने के कारण वे गरीब लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, जिनके पास भुगतान का कोई वैकल्पिक जरिया नहीं था। मुंबई में मेरी कॉलोनी के सामने का चाय वाला आसपास के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को चाय पहुंचाता है। उसके नियमित ग्राहकों में आने जाने वाले पेंटर, कारपेंटर, मैकेनिक सहित अन्य लोग होते हैं। पिछले 4 दिनों से उसका बिजनेस लगभग ठप हो गया है, क्योंकि उसके ग्राहकों के पास चुकाने के लिए पैसे नहीं है। पर्याप्त कागजों के बिना कोई बैंक उसकी मदद के लिए तैयार नहीं है। कम से कम फिलहाल तो चाय वाले ने मुझे तंजानिया के एक परिचित की याद दिला दी। नाम है ईमानी, जो इस चाय वाले जैसी स्थिति में था। पिछले साल जब मैं उससे मिला तो उसने बताया था कि उसे भरोसा है कि आने वाले दिनों में वह बैंक लोन पाने के लिए क्रेडिट अंक हासिल करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन उसने यह नहीं बताया था कि कैसे। इत्तेफाक से ईमानी का तंजानिया में मतलब होता है भरोसा, विश्वास। वह एक टूरिस्ट गाइड है और सारी कमाई उसके पास नकदी में होती थी। इसी रूप में वह इसे खर्च भी करता था। उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं था। 6 महीने पहले उसने मुझे ईमेल भेजा जिसमें फोटोग्राफ्स थे। एक छोटे से सुंदर ऑफिस में वह 2 कर्मचारियों के साथ काम शुरू कर चुका था। इस डेवलपमेंट से मैं चकित था, क्योंकि मुझे पता था कि वह कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि से है और उसका बिजनेस 2 मोबाइल फ़ोन से ही चलता था, जैसा कि हमारे देश के अन्य वेंडर करते हैं। तब ईमानी ने मुझे जो बताया वह चकित करने वाला था। उसके मोबाइल फ़ोन में मेरे जैसे दुनिया भर के कई लोगों के टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी दर्ज थे, और इसी ने उसे क्रेडिट अंक और फिर लोन लेने में मदद की थी। उसके पास सभी टूरिस्ट के नाम, सरनेम और मध्यनाम थे, जिनसे वह एसएमएस और ईमेल के जरिए संपर्क में रहता था। 2 साल पहले उसने एक स्टार्टअप कंपनी ताल का ऐप डाउनलोड किया और उसने इसकी ऑनलाइन बातचीत, खरीद, यूटिलिटी पेमेंट्स जैसे कि भारत में पेटीएम है, फ़ोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया इस्तेमाल को ट्रैक कर लिया। ऐप ने किसी एक सूचना के आधार पर उसके क्रेडिट अंक निर्धारित नहीं किए, बल्कि उसके मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल की सारी जानकारियां पर उसे क्रेडिट स्कोर दिए। उदाहरण के तौर पर, अगर मोबाइल फ़ोन में 40% से ज़्यादा नाम पूरे लिखे मिलते हैं, तो ऐप मानता है कि मोबाइल फ़ोन का मालिक काफ़ी विश्वसनीय है। यह ऐप सोशल नेटवर्किंग साइट के इस्तेमाल को चेक करता है कि किस तरह के विषय पर चर्चा होती है। उसके मूल्यों के आधार पर उसकी चुकाने की क्षमता को देखा जाता है। 2014 से जब तक ताल 7,50,000 लोन दे चुका है, इसमें सबसे कम रकम $10 रही है। लोन 3 सप्ताह से लेकर 3 महीने तक के लिए दिया जाता है। अगर भुगतान ठीक रहता है तो इसे बढ़ा दिया जाता है। ताल में रीपेमेंट की सफलता का प्रतिशत 90 है। आप गरीब हो सकते हैं, लेकिन आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कुछ रिकॉर्ड दर्ज होते रहते हैं। टेक्नोलॉजी यह रिकॉर्ड रखती है और आपके कैरेक्टर, खूबियों और कमजोरियों को इससे समझा जा सकता है। फंडा यह है
कि अगर आप अच्छा बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते तो कम से कम अच्छा सेल फोन रिकॉर्ड तो रखी जा सकती है, क्योंकि आप यह नहीं जानते कि कब यह आपको क्रेडिट सर्टिफिकेट जारी करने लगे। इसके पहले कि बदलाव आपको बदले, खुद बदल जाइए। यह पढ़े लिखे या अनपढ़ होने का मामला नहीं है। भविष्य कैसा होगा यह जानने के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देख सकता है या निश्चित बदलावों का अनुमान लगा सकता है। अगर यह पंक्ति आपको अतिशयोक्ति लग रही है तो पुणे के चिंचवर मंडी के सब्जी वाले महेश गौड़ या पटना के मगध महिला कॉलेज के गोलगप्पे वाले सत्यम कुमार और पुलिस लाइन के पान विक्रेता अमित कुमार से पूछिए। ये मानते हैं कि बिजनेस में बदलाव ही एकमात्र अस्थायी चीज़ है। चिचवंड में व्यस्त मंडी में काम करने वाले तीसरी पीढ़ी के सब्जी वाले महेश को एहसास हो गया था कि उनका बिजनेस सालों साल एक जैसा नहीं रह सकता है। अपने छोटे भाई सागर और समीर के साथ वे दुकान संभालते हैं। उन्होंने देखा कि माह दर माह व्यवसाय गिर रहा है। तीनों भाइयों ने महसूस किया कि मंडी में लोगों की आवाजाही कम होती जा रही है, क्योंकि बड़े स्टोर सब्जियों की होम डिलीवरी कर रहे हैं और साथ ही सब्जियों की हाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं। धनी वर्ग ने मंडी में जाना करीब करीब बंद कर दिया है। महेश ग्राहकों को फिर दुकान की ओर लाने के बारे में सोच रहे थे। उन्हें लगा कि कार्ड पेमेंट सिस्टम होना चाहिए और कई तरह की सब्जियों की वैरायटी भी हो। शुरू में इन कदमों को खास रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले के बाद वे अचानक हीरो बन गए और लोग उनकी दुकान पर जमा होने लगे। प्रतिस्पर्धी हर तरह के डिस्काउंट देने के बाद भी उनके ग्राहकों को छीनने में असफल रहे। कम से कम फिलहाल तो यही हालत है। ग्राहकों की संख्या इसी तरह बनी रहे, इसके लिए उन्होंने कई स्कीम और सेवाएं शुरू की है। वे सभी तरह की सब्जियां तो रखने लगे ही हैं, साथ ही लोगों को आकर्षित करने के लिए विंडो ड्रेसिंग भी शुरू की है, यानी ग्राहक को लुभाने के लिए वे सब्जियों को प्रदर्शित भी करने लगे हैं। वे मोबाइल वॉलेट का उपयोग भी कर रहे हैं। आज तीनों भाइयों के पास यह देखने का समय नहीं है कि आसपास क्या चल रहा है। उनका जोरदार बिजनेस लगातार 18 घंटे चल रहा है। 90% पेमेंट कार्ड से या मोबाइल वॉलेट से हो रहा है। स्वाइप मशीन तो उनके हाथों में होती ही है। अनुरोध पर वे मोबाइल वॉलेट की सुविधा भी देते हैं और इस तरह वे अपने ग्राहकों को राहत दे रहे हैं, जबकि अन्य सब्जी वाले व्यर्थ अटकलें लगा रहे हैं। तकनीक का थोड़ा ज्ञान और पूरी अकाउंटिंग से यह वेंडर पूरे बिजनेस पर नज़र रख रहा है, क्योंकि आने वाले हर पैसे का हिसाब होता है। दुकान में ग्राहकों की कई तरह की अटकलें सुनकर उनके बुजुर्ग पेरेंट्स तानाजी और हीरा की मुस्कान रुकती नहीं थी। पटना के गोलगप्पे वाले का बिजनेस हमेशा की तरह ही है। एक बार उन्होंने देखा कि एक कपड़ा व्यापारी अपने ग्राहक से पेटीएम वॉलेट से चार्ज कर रहा है। इसके बाद उन्होंने भी इसका इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कस्टमर्स से खुले पैसे की समस्या आती थी। उनके पास इन ग्राहकों की संख्या ज़्यादा होती थी, क्योंकि वे एक कॉलेज के बाहर दुकान लगाते हैं। 9 नवंबर के बाद से उनके बिजनेस में 30% की बढ़ोतरी हुई है। 24 साल के अमित की पान की दुकान पटना की पुलिस लाइन्स में है। उनकी दुकान में नियमित ग्राहकों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि करीब 1.5 महीने पहले ही उन्होंने पेटीएम से काम शुरू किया, ताकि प्रभावशाली लोगों को उधार देने की समस्या से दूर रह सके। नोटबंदी की घोषणा के बाद यह उनकी खासियत बन गया और अचानक उनके पास इतना काम हो गया कि हाथ रुकते नहीं है। नोएडा के सेक्टर 6 में समोसा और चाय का बिजनेस मंगलवार से सामान्य होने लगा है। यहाँ कई वेंडर्स ने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को अपना लिया है। अगर व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहे फोटोग्राफ्स पर भरोसा किया जाए तो जूते चप्पल सुधारने वाले भी ई पेमेंट करने लगे हैं। फंडा यह है कि पुणे हो या पटना, अगर आप निरंतर बिजनेस चाहते हैं तो इसके पहले कि बदलाव आपको बदलने पर मजबूर करे, खुद बदलना होगा। इसके पहले कि देर हो जाए, तकनीक को अपनाइए। भरोसा कीजिए या नहीं, नोटबंदी ही नहीं है जिसने हमें टेक्नोलॉजी को अपनाने की ओर आगे बढ़ाया है।
टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बदलना अन्य तरीक़ों से भी शुरू कर दिया है। हर रोज़ सुबह हम जो दूध खरीदते हैं उससे लेकर मृतकों के अंतिम संस्कार तक, ये 2 बड़े परिवर्तन हमारे देश में पिछले सप्ताह में हुए हैं। स्टोरी 1। जमशेदपुर में विस्तुपुर से आदित्यपुर के बीच का 2.4 किलोमीटर तक का सफ़र किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है, अगर उद्देश्य बिना मिलावट का दूध एटीएम मशीन से लाने का हो तो। चकित होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ एटीएम का मतलब एनी टाइम मनी नहीं है, यह तो एनी टाइम मिल्क पर भी लागू होता है। वैष्णो डेयरी के अमित सिंह ने वेंडिंग मशीन लगाई है जिसमें से 27/7 दूध मिलता है। झारखंड का यह पहला मिल्क एटीएम है। हर सुबह कई कॉलोनियों से लोग यहां अपने दोपहिया और चारपहिया वाहन लेकर दूध लेने पहुंचते हैं। प्रीपेड कार्ड स्वाइप करने पर उन्हें अपने रोज के कोटे का दूध मिल जाता है। यह दूध पाश्चुरीकृत नहीं होता, पूरी तरह शुद्ध और कच्चा दूध होता है जिसे अच्छे से उबालने की ज़रूरत होती है। यह सीधे फार्म से आता है और सुबह 3 बजे मशीन में लोड कर दिया जाता है। वैष्णो डेयरी ने रिचार्जेबल स्मार्ट कार्ड ग्राहकों के लिए जारी किए हैं। ग्राहक इस कार्ड को स्वाइप कर डिस्पेंसर से 42 रुपये प्रति किलो की कीमत पर दूध खरीद सकते हैं। यूजर को 8 डिजिट वाले आईडी नंबर को वेंडिंग मशीन की सेंसर के सामने रखना होता है। इसके बाद ग्राहक को अपनी ज़रूरत के अनुसार मशीन में बटन प्रेस करना होता है। हालांकि इसमें अधिकतम सीमा तय होती है। ग्राहक हर रोज़ अधिकतम 2 लीटर तक दूध यहां से ले जा सकता है। मांग के साथ भविष्य में लिमिट बढ़ाई जा सकती है। ऐसा सिर्फ किसी मध्यस्थ द्वारा गलत इस्तेमाल से रोकने के लिए किया जाता है। मशीन के रेफ्रिजरेटेड टैंक में 200 लीटर दूध 4 डिग्री तापमान पर स्टोर रहता है। मिल्क एटीएम के अलावा डेयरी अगले महीने से मिल्क ऑन व्हील्स सेवा भी शुरू करने जा रही है, जिसमें जीपीएस सुविधा के साथ 600 लीटर क्षमता की वैन घर घर पहुंचेगी। जीपीएस इसलिए लगाया गया है ताकि ग्राहक यह समझ सके कि वैन कहां है। साथ ही डेयरी से भी इसके मूवमेंट पर नज़र रखी जा सकती है। जमशेदपुर के आदित्यपुर, सरायकेला और खरस्वान में एटीएम के 3 अल्फ़ाबेट्स को इस तरह नई परिभाषा दी गई है। किसी भी राशि से स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज किया जा सकता है। स्टोरी 2। चेन्नई का वेलांगाडू सप्ताहगृह इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन (ICWO) के प्रशासनिक अधिकार में है। यहाँ जल्द ही वाईफाई व्यवस्था होने वाली है। इससे मृतक के परिवार और मित्र दुनिया भर से अंतिम संस्कार में वर्चुअल भागीदारी बन सकेंगे। तेज और मुफ्त वाईफाई कनेक्शन से न सिर्फ अंतिम संस्कार में पहुंचने वालों के स्थान के बारे में जानकारी देना आसान हो जाएगा, बल्कि बाहरी स्थानों या देशों से जो लोग अंतिम संस्कार में पहुंच नहीं पा रहे हैं, वे भी इसमें लाइव शामिल हो सकते हैं। ICWO लोगों की प्रतिक्रिया लेगी और इसके बाद पॉजिटिव फीडबैक के आधार पर इस सुविधा का इस्तेमाल अन्य सप्ताहगृहों में भी किया जा सकता है। 11 सदस्यों की टीम ने इस टेक्नोलॉजी को वर्तमान में शुरू किया है। टीम शोकाकुल परिवार को डिस्टर्ब किए बिना ही अंत्येष्टि में शामिल न हो सकने वाले परिजनों तक अंतिम संस्कार को लाइव पहुंचाएंगे। मीनाम्बक्कम का स्थानीय रोटरी क्लब में होने वाले खर्च को वहन करेगा, क्योंकि शोकाकुल परिवार से भुगतान का कहना तो समझदारी नहीं होगी। ऐसा इसलिए भी किया गया है क्योंकि महिलाओं के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में भाग लेने पर कई जगह निषेध है। फंडा यह है कि टेक्नोलॉजी को पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हो जाइए, जो जल्द ही दूध खरीदने के छोटे से सांसारिक काम से लेकर अंतिम संस्कार तक के काम में प्रवेश करने लगी है। यूज्ड प्रोडक्ट ले रहे हैं नया अवतार। स्टोरी 1। पिछले साल 27 साल की राशि मेंढा ने अनुभव किया कि वे अपनी अलमारी में रखे सिर्फ 20% सामान का ही उपयोग कर रही है। कुछ उन्होंने खरीदे थे जबकि कुछ उन्हें अपनी शादी में उपहार मिले थे। वे समझ नहीं पा रही थी कि इस ओवरफ्लो को कैसे संभालें। इनमें कई महंगे प्रोडक्ट भी थे। लुई विंता से लेकर गुच्ची तक ब्रांड थे, इसलिए यह भी संभव नहीं था कि यूं ही छोड़ दिया जाए। 12 महीने पहले उन्होंने इसका एक समाधान खोज लिया।
जहां वे इन चीज़ों को बेच सकती थी और उन लोगों के सामने रख सकती थी जो इन्हें हासिल करना चाहते हैं। हाईली स्टाइलिस्ट या ऐसा बनने की उम्मीद रखने वाले ग्राहक जो ऐसी चीज़ें लेना तो चाहते हैं लेकिन कीमत के कारण वे हिम्मत नहीं जुटा पाते। उनकी कंपनी जेप को शुरू हुए 12 महीने हो गए हैं और कम से कम 15 से 20 लग्जरी सामान रोज़ किसी को भेजती है। ये सामान देश भर की फैशन कॉन्शस XMX मिडिल क्लास कम्युनिटी की मांग में है। लग्जरी प्रोडक्ट रखने के आकर्षण ने युवा वर्ग के मन से सेकेंड हैंड प्रोडक्ट रखने के नकारात्मक भाव को निकाल दिया है। याद कीजिए उस विज्ञापन को जिसमें एक कपल एक यूज्ड कार में सवार है और पति व्यंग के लहजे में कहता है, आखिर तो यह एक यूज्ड कार ही है। पत्नी कहती है, तो क्या हुआ, हमारे लिए तो यह पहली कार है, इसलिए यह नई कार है। यह विज्ञापन न सिर्फ कार बल्कि अन्य सेकेंड हैंड प्रोडक्ट के साथ जुड़ी नकारात्मकता को दूर करने का पहला कदम था। यही वजह है कि इट्स माय टाइम की को-फाउंडर रीना मीरपुरी रोलेक्स, ओमेगा रोडो सहित कई टॉप लाइन घड़ियां बेचती है जिनकी कीमत 30,000 से 50,000 के बीच होती है। अवंती मेहरा की कंपनी कॉन्फिडेंशियल अकाउंटर से हर महीने कम से कम 100 यूज्ड आइटम बेचे जाते हैं। इनका औसत कीमत 25,000 रुपये के करीब होती है। जसमीत की काउट लूट और अभिलाषा नरहरी की एलेनिंक भी इसी तरह की लग्जरी बिजनेस में है। कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा स्टार्टअप कंपनियां हैं जो यूज्ड लग्जरी सामान के व्यवसाय में है। सभी अच्छा व्यवसाय कर रही है। स्टोरी 2, कई कंपनियां लग्जरी सामान में डील कर रही है। इधर रोहित रामासुब्रमण्यम ने इसी बिजनेस आइडिया को अपनाने का फैसला लिया, लेकिन लोअर एंड पर उन्होंने एक कंपनी शुरू की 15 महीने पहले। नाम रखा जेफो एफर्ट। टेक्नोलॉजी और सीधे यूजर से घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें खरीदना शुरू किया। उन्होंने इन्हें क्लीन किया, रिपेयर करवाया और ज़रूरत पड़ने पर रिफर्बिश भी किया। फिर प्रोडक्ट को पोर्टल पर बेचा। वे घर आते हैं, सामान का उचित मूल्य लगाते हैं और कीमत स्वीकार हो तो तुरंत पेमेंट कर ले लेते हैं। फिर एक मल्टी स्किल्ड कारपेंटर प्रोडक्ट को ज़रूरत होने पर रिफर्बिश कर देते हैं। यह देखने में एकदम नया लगने लगता है। फिर इसे सेल्स टीम को सौंप दिया जाता है जो इसके पिक्चर लेती है और इस पर कीमत लगा देती है। अन्य ऑनलाइन कंपनियों के मुकाबले यहाँ खरीदार को सेलर से डील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे खरीदार में सेकेंड हैंड सामान के प्रति भरोसा और सुविधा का भाव जगता है। आज उनके ग्राहकों की संख्या 40% प्रति माह की दर से बढ़ रही है। कंपनी का सेल 500 प्रोडक्ट प्रतिदिन का हो गया है। हाल ही में कंपनी को विस्तार के लिए 40 करोड़ रुपये फंडिंग मिल गई है। अनयूज्ड प्रोडक्ट कंपनियों की तुलना में यह कंपनी बेहतर यूजर अनुभव देती है, इसलिए इसकी माउथ पब्लिसिटी भी बहुत है। यह उस उभरते युवा ग्राहक वर्ग के लिए उपयोगी है जो नौकरी और काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर में रहने के लिए जाते हैं। फंडा यह है कि यूज्ड सामान का बाजार बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। इसका फ़ायदा नया बिजनेस शुरू कर लिया जा सकता है या फिर अपना सामान लग्जरी हो या सामान अच्छी स्थिति में रखिए ताकि इनका वाजिब दाम मिल सके। दूसरों की मदद करके कीजिए खुद की मदद। स्टोरी 1, वे कई वर्षों से ये मदद कर रहे हैं और इससे फ़ायदा भी मिल रहा है, लेकिन हाल ही में उनकी ओर ध्यान गया। जब वे 78 वर्ष के बुजुर्ग आपके पास पहुंचेंगे तो उनका लुक आपको भ्रम में डाल देगा। उनसे मिले बिना कभी आप उन्हें समझ नहीं सकते। अगर आप किसी बैंक के पास खड़े हो और संशय हो कि सही ढंग से फॉर्म कैसे भरना है या कैसे ज़रूरी परिचय पत्र को ठीक तरीके से संलग्न किया जाए या नहीं पता हो कि किस कॉलम में क्या लिखना है, या आपके पास पेन नहीं हो तो वे आपके पास आएंगे और पूछेंगे, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपके होठों से जवाब नहीं निकलेगा, लेकिन आपकी आंखें सवाल करेगी कि जो मुझे नहीं मालूम वह आपको कैसे मालूम होगा। उनकी आंखें समझ जाएगी और वे आपसे कहेंगे, मैंने सेंट जोसेफ इंडियन हाई स्कूल में 1952 में
कक्षा 9 तक पढ़ाई की है, लेकिन वह पढ़ाई आज की किसी डिग्री के बराबर है। मुझे फॉर्म दो, मैं इसे आपके लिए भर दूंगा। वे आपसे फॉर्म ले लेंगे, आपके हाथ के दस्तावेज को देखेंगे और तुरंत इसे भर देंगे, जैसे वे खुद बैंकर हो। वे कभी भी अपनी मदद के लिए कुछ भी लिखित में नहीं मांगेंगे। इसके बाद वे किसी दूसरे परेशान दिख रहे ग्राहक के पास जाएंगे और अपना उसी अंदाज में परिचय देंगे। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आपका काम हो जाने के बाद आपका दिल इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि आप भिखारी जैसे दिखने वाले लेकिन अंग्रेजी बोलने वाले इस व्यक्ति को कुछ दिए बिना घर चले जाएं। कुछ लोग उन्हें कुछ दे देते हैं, कुछ नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ लोग उन्हें जब मदद करते देखते हैं तो रुक जाते हैं और उनकी सेवा के बदले कुछ रुपये देने की पेशकश करते हैं। इसी तरीके से वे पिछले कई सालों से अपना वजूद बनाए हुए हैं। मिलिए नवी पास ए डेनियल से। वे बेघर है और बेंगलुरु में सोसद्रिपुरम में बैंक के बाहर असहाय खड़े लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। सोसद्रिपुरम में अधिकतर बैंकों के ऑफिस हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी भीख नहीं मांगी और हमेशा उनकी ज़रूरतें वे लोग पूरी करते रहे हैं जो उन्हें दूसरों की मदद करते देखते हैं। स्टोरी 2। हम में से कई लोग इस परिस्थिति से गुजरे हैं कि हमारे लैपटॉप की वारंटी एक्सपायर हो जाती है और हमारे पास इसका नवीनीकरण का समय नहीं होता, या हमारे एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर का सालाना मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और हम इसके बारे में भूल जाते हैं। हमें तब याद आता है जब मशीन दिक्कत देने लगती है। एमएमसी कॉन्ट्रैक्टर हमें फ़ोन करता है। हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि हमें कोई इन छोटी मोटी चीज़ों के बारे में बताता रहे ताकि हम इस पर काम कर सकें। मदद की इस ज़रूरत को समझते हुए मुंबई के श्रीवत्स प्रभाकर ने एक ऐप लॉन्च किया है, सर्विफाई, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अप्लायंसेस के लिए पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगा। यह बिल और वारंटी को क्लाउड में स्टोर रखेगा, साथ ही रिपेयर सर्विस देने वाले अधिकृत सर्विस प्रोवाइडर से भी जुड़ा रहेगा। 2015 में शुरू सर्विफाई यूजर के मदद मोबाइल पर्सनल गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस को खरीदने के बाद के अनुभवों को मैनेज करने में करता है। यह प्लेटफॉर्म खरीदने से पहले तथा खरीदने के बाद उपयोग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर और फिर बेचने की सुविधा एक ही जगह दे देता है। अभी तक 6 लाख से ज़्यादा लोग इस पर रजिस्टर हो चुके हैं। जब उपभोक्ता संबंधित कंपनियों को इस प्लेटफॉर्म से सर्विस फीस देता है, कंपनी को उम्मीद है कि 2017 के मध्य तक वह 30 लाख लोगों की मदद में सक्षम होगी। यह बिजनेस मॉडल काफ़ी लाभदायक है, इसलिए बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। एंड्रॉयड यूजर्स ऐप को ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं, जबकि iOS यूजर के लिए कुछ ही दिनों में यह उपलब्ध होगा। यह फंडा है कि हमदर्दी और मदद हमेशा अस्तित्व बनाए रखने और कमाने की ऊर्जा देती है, फिर चाहे यह किसी गरीब भिखारी की बात हो या नए ज़माने के किसी एंटरप्रेन्योर की। बिजनेस में सारा अंतर अनुभव पर निर्भर। वे सिर्फ 12वीं कक्षा तक पढ़ाई कर सके। रोज़ के भोजन के लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता क्योंकि वे ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। फिर एक दिन अपने ग्राहक को हर तरह से प्रसन्न करने का फैसला किया। वे इस बात के लिए आतुर थे कि कुछ नया किया जाए और समाज में ड्राइवरों के प्रति नज़रिया बदला जाए। उन्होंने ग्राहक के अनुभव को राइड के दौरान बहुत ही पॉजिटिव बनाने का फैसला किया। उन्होंने यह काम इतने अच्छे तरीके से किया कि इन वर्षों में वे ग्राहकों की प्रसन्नता की उनकी प्रतिक्रिया, फीडबैक और अनुभव का प्रतीक बन गए हैं। आज यह 30 साल का ऑटो रिक्शा ड्राइवर अन्नादुराई न सिर्फ अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, बल्कि 35 देशों में उनके काम की चर्चा है। आप उनके इस 3 पहिया वाहन में मिल रही सुविधाओं की प्रसिद्धि से चकित रह जाएंगे। अन्नादुराई के ऑटो में फ्री वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, 35 मैगजीन, 10 न्यूज़पेपर, टीवी और इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ सैमसंग गैलेक्सी टैबलेट जैसी सुविधाएं हैं। इस ऑटो की फ़ोटो को फोटोज़ द शॉक द वर्ल्ड नाम के फोटो शेयर ग्रुप ने
साझा किया तो इसे 25,000 से ज़्यादा शेयर और लाइक मिले। अन्नादुराई जब चेन्नई आए थे तो उनकी उम्र 4 साल थी। 2 भाई और एक बहन के साथ उनकी परवरिश हुई। 4 साल तक वे आम ऑटो ड्राइवर थे। 2 साल पहले उन्हें एक अलग विचार आया और अपने ऑटो में 20 न्यूज़पेपर रखने शुरू किए, लेकिन उन्हें लगा कि यह पर्याप्त नहीं है। उनके ऑटो में ज़्यादातर IT प्रोफेशनल यात्रा करते थे। उन्होंने नोटिस किया कि इसमें से महज 30% की ही अखबार पढ़ते हैं। अधिकतर यात्री अपने स्मार्टफोन से चिपके रहते हैं। इसलिए 1 साल पहले उन्होंने ऑटो में वाईफाई लगवाया। फिर जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं था उनके लिए टैबलेट किया। उन्होंने शिक्षकों को फ्री राइड देना शुरू किया। उनका मानना है कि दुनिया में शिक्षक सबसे सम्मान का काम करते हैं, इसलिए उनके लिए ऑटो राइड मुफ्त होनी चाहिए। शिक्षक ही लीडर और विचारक बनाते हैं और उनके इस काम को मान्यता मिलनी चाहिए। यही सेवा उन्होंने HIV पीड़ितों के लिए काम करने वाली नर्स के लिए भी शुरू की। इसके अलावा मदर्स डे, फादर्स डे जैसे साल के 8 दिनों पर उन्होंने चुनिंदा ग्राहकों के लिए डिस्काउंट दिया। उन्होंने एक बच्चे की शिक्षा को स्पॉन्सर किया और साथ ही अपने 3 ग्राहकों को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके IT सेक्टर के ग्राहक कार्ड से पेमेंट करना पसंद करते हैं तो स्वाइप मशीन के लिए अप्लाई किया। तब बैंक मैनेजर ने उनसे पूछा था कि किस चीज़ की दुकान है आपकी। मैनेजर ने जब जवाब सुना तो वे चकरा गए। फिर मैनेजर ने कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, लोगो, विजिटिंग कार्ड, करंट अकाउंट नंबर सहित ये चीज़ें मांगी। अन्नादुराई ने सभी औपचारिकताएं 2 सप्ताह में पूरी की और आज अधिकतर पैसेंजर उनके ऑटो में ट्रेवल के बाद कार्ड स्वाइप करते हैं। वे मोबाइल वॉलेट पेमेंट की सुविधा भी QR कोड के माध्यम से देते हैं। उनकी कमाई बढ़ी तो पिछले साल आयकर रिटर्न भरा, 1500 रुपये कर भी जमा किया। उनकी एक कंपनी है जिसका नाम है अमेजिंग ऑटो। इसमें वे ही नियोक्ता है और वे ही कर्मचारी। आज वे यह नहीं कह सकते हैं कि मैं आराम करूंगा। उनके टेलीफोन की घंटी 24/7 बजती है। 2017 के लिए उनका मिशन है ट्रेवल एक्सपीरियंस इतना दमदार होना चाहिए कि अगर दूसरे ड्राइवर्स गैजेट्स के साथ प्रतिस्पर्धा करना भी चाहे तो भी उनका वाहन ही प्राथमिकता हो। बार अगर आप चेन्नई जाएं तो इस ऑटो में राइड अनुभव लें। फंडा यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्राहक खुश हो और आपके साथ बने रहे तो आपको शानदार अनुभव का मौका उन्हें देना होगा। हमें इन लोगों से ज़िंदगी के गुर सीखने चाहिए। लोगों की असुविधा को समझिए और शुरू कीजिए बिजनेस। स्टोरी 1। शायद ही कोई मेरी इस बात से असहमत होगा कि देश के 90% कार मालिक यह नहीं जानते कि पंक्चर टायर किस तरह बदला जाए। अगर ऐसा होता तो हाईवे की दीवारों और बड़े पत्थरों पर कई मोबाइल नंबर इस नोट के साथ दिखने को नहीं मिलते कि पंक्चर और मैकेनिक के लिए कॉल करें। कार्तिक वेंकटेश्वर और नंद कुमार रवि ने यही बात नोटिस की और गो बम्पर कंपनी शुरू की ताकि उन लोगों की मदद की जा सके जिनकी कार बीच सड़क पर खराब हो जाती है। उन्होंने अक्टूबर 2015 में कंपनी शुरू की। इसके ठीक बाद चेन्नई में भयावह बाढ़ आ गई। शहर में जहां तहां कारें फंस गई। कंपनी ने यह मौका गंवाया नहीं, पूरी क्षमता से रात दिन क्विक सर्विस दी और नतीजा यह है कि कार मालिकों की मेमोरी में कंपनी का नाम शामिल हो गया है। 1200 मैकेनिक वाले प्लेटफॉर्म गो बम्पर में कार मालिकों के लिए अलग ऐप है। इस पर ऑर्डर लिए जा सकते हैं, कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी को मेंटेन किया जा सकता है और साथ ही बिल भी जनरेट किए जा सकते हैं। ऐप के तहत वे सभी मैकेनिक शॉप्स आती है जिनके साथ कंपनी के टाई अप किया है। कंपनी का प्रॉफिट मैकेनिक से कमीशन और इंश्योरेंस जैसी अन्य सेवाओं से आता है। कंपनी रियल टाइम एनालिसिस के साथ सर्विस सेंटर की सुविधा भी देता है। सिर्फ 20 लाख रुपये के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, फिर इसे 2 करोड़ रुपये की फंडिंग मिली। अब कोयम्बटूर और बेंगलुरु जैसे शहरों में सर्विस शुरू करने के लिए कंपनी फंडिंग जुटा रही है। 2 लोगों से शुरू हुई कंपनी आज 29 लोगों की हो चुकी है और सर्विस इनकी USP है। स्टोरी 2। कौन पेरेंट होगा
जो प्रेगनेंसी से डिलीवरी की यात्रा के दौरान मदद की ज़रूरत महसूस नहीं करता होगा। कोई भी इस दौरान विशेषज्ञ सलाह के बिना नहीं रह सकता है। वर्तमान न्यूक्लियर परिवार के दौर में अनुभवी ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने वाला सहयोग खत्म हो गया है और कई बार न्यू पेरेंट्स वही गलतियां दोहराते हैं जो उनके पहले की पीढ़ी ने की होती है। नूर टूडे के सीईओ तुषार श्रीवास्तव ने इस कमी को समझा और दिल्ली में यह कंपनी सिर्फ एक सिंपल मोबाइल एप्लीकेशन के साथ शुरू की। यह नए पेरेंट्स के लिए पर्सनल असिस्टेंट पीए की भूमिका निभाती है। एक बार जब पेरेंट इसमें साइन अप करता है तो ऐप पर कई डिजिटल प्रोडक्टिविटी टूल्स खुल जाते हैं। एज, इनकम लेवल, व्यक्तित्व और रुचि पर आधारित है। ऐप मां बनने वाली युवतियों को सजेस्ट करता है कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए और क्या खाना चाहिए। हालांकि अभी कोई पीए से सवाल नहीं कर सकता, लेकिन भविष्य में यह सुविधा भी इसमें जोड़ दी जाएगी। 30 देशों में 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स न्यूट्री से जुड़े हैं और अब तक $7.50 लाख की फंडिंग कंपनी जुटा चुकी है। न्यू पेरेंट्स का ग्लोबल मार्केट करीब $40 अरब का है। स्टोरी 3। हमारे देश में कई ऐसे परिवार हैं जहां पेशेंट को जब भी किसी स्पेशलिस्ट से मिलने जाना हो तो साथ में मेडिकल हिस्ट्री की बड़ी सी फाइल साथ ले जानी होती है। अपूर्व आनंद, रोहित कुमार पांडे और तथागत राय ने न सिर्फ इन रिपोर्ट्स को बल्कि देश भर की पैथ लैब्स को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से डिजिटलाइज करने का फैसला किया। हालांकि एआई का उपयोग अन्य सेवाओं में तो हो ही रहा था, लेकिन मेडिकल इमेजेज और वीडियो में इसे आजमाने का विचार नया था। कंपनी सिगटेपल टेक्नोलॉजीज फिलहाल 18 बड़े मेडिकल संस्थानों के साथ बीमारी की स्क्रीनिंग और डिजिटलाइज करने और डायग्नोस्टिक सर्विस के लिए काम कर रही है। ब्लड, यूरिन और सीमन की जांच के लिए पुराने पैथोलॉजी लैब इक्विपमेंट को धीरे धीरे नए डिजिटल स्कैनर से बदला जा रहा है। कंपनी ने इसके लिए भारत में 5 पैटेंट और अमेरिका में 2 पैटेंट के लिए आवेदन किया है। अब तक कंपनी को $65.40 लाख का निवेश मिला है। फंडा यह है कि किसी व्यक्ति की असुविधा बिजनेस में आपकी सुविधा बन सकती है। बीते दिनों की नैतिक सिफारिश से आज का बड़ा व्यवसाय। आपको शायद वे दिन याद हो जब गांव में कोई आपके नाम की सिफारिश अच्छे आदमी के रूप में करता और आपको जॉब मिल जाता था। बाद में इसने चरित्र प्रमाण पत्र का नया अवतार ले लिया। दुर्भाग्य से इस आधुनिक युग में यह एक और नया अवतार लेकर क्रेडिट सर्टिफिकेट बन गया है। आप क्रेडिट हेल्दी या क्रेडिट चैलेंज्ड या न्यू ट्रू क्रेडिट में से क्या है, आप किस श्रेणी में है, या जानना हो तो यह कहानी पढ़नी चाहिए। उनकी जिंदगी कुछ तरक भरक से भरी थी। वे बिना उचित ड्रेस कोड के न तो कभी बाहर गए और न कभी देखे गए। फिर वे गुड़गांव, अब गुरुग्राम में रहते हैं। हाँ, बाह्य रूप से आपके पास क्या है उसका इस बात में बहुत वजन है कि आप कितने योग्य हैं। राजेश घड़िया बहुराष्ट्रीय कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है और 23 लाख रुपये की अपनी ड्रीम कार खरीदने की योजना बना रहे थे। जब उन्होंने लोन के लिए आवेदन किया तो वह इस टिप्पणी के साथ खारिज हो गया कि वे क्रेडिट चैलेंज्ड है। घड़िया समझ नहीं पाए कि किस वजह से उन्हें यह टाइटल मिला। उनका लोन आवेदन इसलिए खारिज हो गया क्योंकि उन्होंने अपने बैंक को जारी हुए कुछ चेक पर भुगतान रोकने को कहा था। कुछ चेक उनके खाते से पर्याप्त पैसा नहीं की टिप्पणी के साथ लौटे थे। सबसे बड़ा अपराध तो उनसे यह हुआ कि पिछले 6 वर्षों में वे सिर्फ 2 ईएमआई भुगतान चूक गए, जो उन्होंने आने वाले महीनों में चुका भी दिए। एक गलती उनसे यह भी हुई कि उन्होंने मासिक क्रेडिट कार्ड पेमेंट के एवज में कभी कभी न्यूनतम भुगतान किया ताकि बकाया अगली साइकिल में शामिल हो जाए। हालांकि उन्हें जब बोनस या सेल्स इंसेंटिव मिला तो उन्होंने सारा बकाया चुका दिया। उनके दफ्तर के फाइनेंस प्रमुख ने उन्हें तत्काल क्रेडिट रेटिंग सुधारने की सलाह दी। इसी दौरान उन्होंने क्रेडिट मंत्री नाम की वेबसाइट के बारे में सुना। यह युवा और महत्वाकांक्षी पेशेवर व व्यवसायियों को उचित जानकारी के आधार पर फैसलों से क्रेडिट रेटिंग सुधारने में मदद करती है। उन्होंने क्रेडिट मंत्री की मदद ली और कुछ वक्त बाद उन्होंने विभिन्न ऋणदाताओं
से श्रेष्ठतम दरें हासिल करने की योग्यता हासिल कर ली। ऐसी बात नहीं है कि घड़िया जैसे कुछ वेतनभोगी ही अपनी क्रेडिट रेटिंग कायम रखने में नाकाम रहे, बल्कि 6 करोड़ छोटी बिजनेस इकाइयों के मालिकों के पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है और न कोई क्रेडिट हिस्ट्री। भारतीय बैंकरों के मुताबिक लोन की पात्रता रखने वाले 75% आबादी के पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। लेकिन किंगफिशर एयरवेज के विजय माल्या के प्रकरण के बाद से बैंकिंग की प्रक्रियाएं धीरे धीरे कठिन होती जा रही है और व्यक्तियों का व्यवसायों के लिए क्रेडिट रेटिंग जरूरी हो गई है। इसमें नई बात यह है कि क्रेडिट पाने में मदद करना अब बिजनेस का अवसर हो गया है। क्रेडिट मंत्री ने अग्रणी रहकर 1 मार्च 2017 तक $1 करोड़ से ज़्यादा का निवेश भी हासिल कर लिया था। 2012 में ऑनलाइन क्रेडिट प्रोफाइल सर्विस कंपनी के रूप में शुरू हुई क्रेडिट मंत्री से 14 लाख ग्राहक और 42 से ज़्यादा ऋणदाताएं सेवा ले रहे हैं। 6 माह में वह 60 लाख लोगों को खुद से जोड़ना चाहती है, जैसे रोजगार देने वाली कोई कंपनी नए कर्मचारी से संबंधित कॉलेज व यूनिवर्सिटी से मिले शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी से चेक करवाती है। कुछ इसी तरह यह कंपनी भी लोन लेने वाले व फाइनेंस वेरिफिकेशन करती है। क्रेडिट मंत्री पहले घड़िया जैसे क्रेडिट चैलेंज लोगों के स्कोर को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि क्रेडिट हेल्दी लोगों को वह पैसा बचाने में मदद करती है और उनकी बिजनेस की भावी ज़रूरतों के लिए बड़ा ऋण लेने की पात्रता विकसित करती है। अब चूँकि हर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन अपने भावी ग्राहकों से रिश्ते विकसित करने के पहले रेटिंग सिस्टम अपनाने जा रहा है, तो यह सेवा तेज़ी से बढ़ रही है। हम नहीं जानते कि आगे यह कैसा स्वरूप धारण करेगा। फंडा यह है कि कई पुराने नैतिक मूल्य जो तब अपनाए जाते थे और उन्हें कभी प्रमाणित करने की जरूरत नहीं होती थी, वे धीरे धीरे संगठित व्यवसाय का अवसर बनते जा रहे हैं। यह संभावनाएं खोजने का एक नया क्षेत्र है। इसके फायदों पर निगाहें रखिए। वार्डरोब व मोबाइल ऑडिटर के रूप में बनाए करियर। स्टोरी 1। 1960 की तुलना में आज के 24 घंटे में करने के लिए 300% ज़्यादा काम है, इसलिए दुविधा बढ़ती जा रही है। कितना डेटा इस महीने अब तक इस्तेमाल हुआ है से लेकर कौन सी ड्रेस लंबे समय तक फैशनेबल बनी रहेगी तक जैसे सवालों पर दुविधा है। कम से कम देश की युवाओं का तो यही हाल है। इसलिए जब पर्सनल शॉपर लिखा अपना विजिटिंग कार्ड तनुश्री राव सौंपती है तो सवाल उठता है कि आखिर उनका काम है क्या। लोग चौंक जाते हैं जब वे अच्छे मॉल में पहुंचती है और सभी लोग उन्हें पहचानते हैं जैसे वे सेलिब्रिटी हो। उन्हें दुकानदार बहुत तवज्जो देते हैं क्योंकि वे नियमित ग्राहक हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं। 1 साल पहले 30 साल की तनुश्री दूसरों के लिए प्रचार का काम करती थी। फिर उन्होंने निर्णय किया कि वे खुद को सोशल मीडिया में प्रचारित करेगी। उन्होंने खुद को अपनी पसंद के क्षेत्र फैशन से जोड़ा। दिलचस्प बात यह है कि उनका पहला क्लाइंट था एक दूल्हा। वह पहले ही बहुत दुविधा में था क्योंकि उसके पास बजट कम था। अपने लिए एक पर्सनल शॉपर हायर करना और इसके लिए भुगतान करना उसके लिए ऐसा ही था जैसे केक खरीद लेना और उससे खा भी लेना। लेकिन फिर भी उसने तनुश्री से संपर्क की हिम्मत की। तनुश्री ने उसे उसकी पसंद की स्टाइल में सजाया, बल्कि यह सलाह भी दी कि उस पर क्या अच्छा लगेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने उसके बजट में काम पूरा किया, जिसमें उनकी खुद की फीस भी शामिल थी। पर्सनल शॉपर को पता होना चाहिए कि कैसा फैशन किसके काम का हो सकता है और ये चीज़ें कहाँ कस्टमर के बजट में मिल जाएगी। बजट में आधुनिकता को बनाए रखना एक कला है, लेकिन सबसे बड़ी कला है महिला शॉपर्स में आत्मविश्वास पैदा करना। अधिकतर को लगता है कि वे मोटी है और उन्हें छोटे साइज की ज़रूरत है। उन्हें यह बताना कि वे मोटी नहीं है और खूबसूरत है। तनुश्री इस काम में माहिर है क्योंकि वे बड़े मॉल्स में काम कर चुकी है और 2000 से ज़्यादा क्लाइंट्स को इस तरह के सजेशन दे चुकी है कि कौन से कलर और लुक उन्हें ट्राई करने चाहिए। आज तनुश्री के क्लाइंट की लिस्ट लॉन्ड्री लिस्ट की तरह है, जिसमें लॉयर से लेकर इन्वेस्टमेंट बैंकर तक है और मॉडर्न यूथ भी, साथ ही वे लोग भी जो अपने वार्डरोब का ऑडिट करवाना चाहते हैं। आपको आश्चर्य होगा, इनकी फीस 3000 रुपये प्रति घंटे से शुरू होती है। स्टोरी 2। किसी
20 साल के युवा से उसके डुअल सिम स्मार्टफोन के डेटा पैकेज के बारे में पूछिए, आपको नकारात्मक जवाब मिलेगा। भारत के आईटी सेक्टर में काम कर रहे कोरिया के आईटी एक्सपर्ट 45 साल के चियोल वॉन ली जानते थे कि एक दिन भारतीय युवाओं के साथ यह होगा, क्योंकि भारत सबसे बड़ा स्मार्टफोन यूजर, आज यूजर्स की संख्या 202 मिलियन है, बनेगा। युवा अपना यूजेज ट्रैक नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपना ऐप शुरू किया, नाम है ट्रू बैलेंस, जिसे 3 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है और इससे 20 लाख लोग रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। इस स्टार्टअप को हाल ही में 100 करोड़ रुपए की फंडिंग प्रतिष्ठित इन्वेस्टर IMS इन्वेस्टमेंट, कोरिया डेवलपमेंट बैंक और मेगा इन्वेस्टमेंट से मिली है। यह इस बात का पर्याप्त सबूत है कि यह किस तरह दुविधा में पड़े युवाओं की समस्या का समाधान कर रहा है। ट्रू बैलेंस वन स्टॉप मोबाइल बैलेंस मैनेजर और मोबाइल ऑडिटर बनने के लिए तैयार है। वह विज्ञापन, कमीशन, रिचार्ज पार्टनर और अन्य मोबाइल सुविधाएं देने वाले के जरिए कमाई करेगा। फंडा यह है कि पर्सनल गैजेट्स या पर्सनल कपड़े मैनेज करना करियर है। संभव है आप किसी पर्सनल पेरेंटिंग कंसल्टेंट बन जाएं। कम कीमत और स्तर सुधारना बिजनेस का रूल। स्टोरी 1, अगर आप फूडी हैं और बर्मी सब्जियों जैसे खूब सोए, येलो डपलिंग, मशरूम, डिमसुम या नॉन वेजिटेरियन डिश में पेकिंग चिकन राविओली के शौकीन हैं, तो मेट्रो सहित किसी भी शहर में आपका विकल्प सिर्फ 5 स्टार होटल या कोई महंगा बुटीक रेस्तरां ही हो सकता है। देश का कोई भी रेस्तरां चीन, लेबनान, तुर्की, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, जापान, कोलंबिया से लेकर लाओस और इंडोनेशिया तक की डिशेज एक साथ उपलब्ध नहीं कराता है। यह बात ताज कोरोमंडल के कुलिनरी शेफ नवोजीत घोष को लंबे समय से चिंतित कर रही थी, लेकिन जब उनकी मुलाकात जोसेफ चेरियन से हुई तो दोनों ने इस चिंता का समाधान अपना खुद का और देश का इस तरह का पहला रेस्तरां अगस्त 2016 में शुरू कर निकाला। जोसेफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से हैं और पापा जॉन्स में CEO थे, साथ ही मैकडॉनल्ड्स से भी जुड़े थे। उनका एक लाइन का स्लोगन है, एशियन क्विजीन एज नो मोर एलिट थिंग। आइडिया अपने आप में इतना अनोखा था कि हाई सोसाइटी की डिशेज सामान्य रेस्तरां में किफ़ायती दाम पर मिलने लगी, तो ये पहले प्रयोग के बाद से ही हॉट केक की तरह बिकने लगी। लेकिन वे प्रतिदिन 130 से ज़्यादा ऑर्डर लेने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने 6 महीने के भीतर ही इस तरह के 3 और रेस्तरां खोले। उन्हें UAE के इन्वेस्टर ने 3.4 करोड़ रुपए की फंडिंग बिजनेस को विस्तार देने के लिए मिल गई। 48 ईस्ट रेस्तरां चेन है जो अच्छी एशियन क्विजीन किफ़ायती दामों पर उपलब्ध कराती है। इसने अपना काम बेंगलुरु से शुरू किया है, क्योंकि वहाँ अच्छी आय वाली युवा आबादी ज़्यादा है। उनकी योजना काम को मेट्रो शहर में विस्तार देने की है। स्टोरी 2, हम में से कई लोगों ने गोल्ड स्मिथ शब्द सुना है, क्योंकि वे महंगी धातु का काम करते हैं। शायद ही किसी ने सुना हो लोह स्मिथ। नई दिल्ली के फाउंडर मेघना और करुण मालिक ने आयरन मेटल और समकालीन ज़रूरतों के अनुसार कार्य रूप देते हुए इसके आधार पर एक ब्रांड तैयार किया है, ताकि यह आपके घर की सजावट में काम आ सके। कोई आश्चर्य नहीं है, हर वह स्थान जहां 800 से 15,000 के बीच सेल होती है, वहां इनके प्रोडक्ट मिलते हैं, क्योंकि इन पर उन हाउस वाइफ का ध्यान जरूर आ जाता है जो अपने घर को सुंदर बनाना चाहती है। मेघना और करुण माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, शुद्ध ब्रास और कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट को संपूर्ण बनाने के लिए ग्लास, लेदर, रस्सी, लकड़ी के इस्तेमाल से इन पर डिजाइन बनाई जाती है। कोई भी इनसे अपने घर की शान बढ़ा सकता है, क्योंकि कुछ क्रिएशंस में परंपरागत टच भी नज़र आता है और साथ ही समकालीन भी। ये लोग कई पीढ़ियों से परंपरागत रूप से काम कर रहे हैं, फिर इन पर कलात्मक कृतियाँ बनाई जाती हैं। इन्होंने केन की बुनाई, लोहार, रस्सी और बास्केट बनाने वाले को भी साथ लिया। साथ ही ग्लास कटर्स को भी उन्होंने यूनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए अपने साथ जोड़ा, इसलिए फाइनल शेप देने में बहुत समय लगा। मालिक दंपति ने jaipur.com, houseforthing.com जैसी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपने फूलदान देखे होंगे जो आकार में हमेशा राउंड ही होते,
लेकिन इस कपल ने पतले लंबे फूलदान बनाए। इन्हें केमिस्ट्री लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाले कई टेस्ट ट्यूब को आयरन स्टैंड में